जय साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है कोशिका विभाजन के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने बताया था, जब मैंने आपका लोगों में जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैंने पोल डाला था कि पूछा था से आपसे कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो सबसे पहले चाहिए, तो आप लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट किया था, सबसे ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया था, क्या सिलेक्ट किया था आपका? कोशिका विभाजन टॉपिक। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ कोशिका विभाजन से रिलेटेड टॉपिक आपके सामने आ चुका है। इसमें जो है आपका कंप्लीट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, वन शॉट वीडियो होने वाली है। और अगर बात करें इसमें कि जो आपका कोशिका विभाजन है, इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट 6 नंबर का बनेगा या फिर आपका 4 नंबर के क्वेश्चन बनेगा, 1-2 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा करके आए। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा या आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, किसी वजह से नहीं कर पाए या फिर जानबूझ के नहीं कर पाए, ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही आपको मिलने वाला है सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, 100% आपको समझ में जरूर आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, आपको 100% मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ, आपको समझ में जरूर ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर समझ में आया तो लास्ट में वीडियो के आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कैसी लगी वीडियो ये सब बताइएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ये सब कर दीजिएगा आसानी से। जब आप लोग वीडियो पूरी पहले देख लो, समझ में आ जाए तब करना। ठीक है, पहले मत करना। आपको 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कोशिका विभाजन होता क्या है। अब कोशिका विभाजन से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की कैसी इकाई होती है? ये कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। ठीक है, इकाई होती है, या फिर ऐसे कहें मूल इकाई होती है। क्या? मूल इकाई होती है। ठीक है, तो इतना छोटी सी डिफिनेशन से आपको मैं समझाने को कोशिश कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए। ठीक है, क्या होती है कोशिका? होती क्या है? तो ये कार्यात्मक होती है, संरचनात्मक होती है और मूल इकाई होती है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है। ठीक है, कार्यात्मक कैसे होती है? कार्यात्मक ऐसे समझ सकते हो जैसे कि उसके अंदर उससे पहले आप संरचनात्मक समझिए। संरचनात्मक क्या होती है? जैसे कि हम रखेगी ईंट होती है, एक ईंट होती है, उस ईंट से मिलकर दूसरी ईंट मिलकर जो है फिर एक तीसरी ईंट मिलकर क्या बना लेती है? हमारी एक दीवार बना लेती है, दीवार बन जाती है। ठीक है, इसी के ऊपर एक और रखी जाए, इसके ऊपर और रखी जाए, इस प्रकार से पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी जो कोशिका होती है, ये कोशिका का सारी मिलकर एक बहुत बड़ा जो है पार्ट बना देती हैं। ठीक है, या अंग बना देती हैं, समझ लो। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है इसकी, ये हमारे इसलिए हमारी क्या हो गई? संरचनात्मक इकाई हो गई। ठीक है, वही कार्यात्मक। अब कोशिका के ही अंदर आपके न्यूक्लियस होता है, कोशिका के अंदर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर है आपका राइबोसोम होता है। ठीक है, जो सारे कार्य जो होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का, न्यूक्लियर डुप्लीकेशन का, जितना भी कार्य होता है वो सब किसके अंदर होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक में होता है। तो ये सब क्या हुई? कार्यात्मक भी तो इकाई हुई भाई। तो ये ऐसे ही। ठीक है, तो ये दो शब्द जो है यही पूरी डिफिनीशन यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर मूल इकाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कोशिका हो गई। अब चलते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि पुरानी, देखो वीडियो थोड़ा लॉन्ग भले हो जाए लेकिन आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। पुरानी कोशिका से, अब यहां पर क्या कहा गया मेरे भाई? यहां पर कह रहे हैं कि पुरानी कोशिका से जब नई कोशिका बनती है, पुरानी कोशिका से जब नई कोशिका बनती है, देखो पुरानी कोशिका जो हमारी पुरानी कोशिका है, एक जो पुरानी कोशिका होती है उससे, कोशिका से नई कोशिका, यहां देखो नई कोशिका,
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करके लाया हूँ ताकि आपको 100% समझ में आए। बुक में देखोगे तो आपको समझ में की दिक्कत होगी, और ऐसे ही नोट्स लिखना भी है आपको। किताब में जो है आपको जैसे मिलता हो वैसे नहीं, जो आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ना, ऐसे ही आपको नोट जहाँ आप कॉपी मिलेगी एग्जाम हॉल में उसमें लिखना है आपको, ठीक है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का बनना, नई कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन। जो हमारी पुरानी कोशिका होती है उसी से हमारी नई कोशिका बनती है। जैसे ऐसे समझो कि जैसे कि आपके दादाजी थे, दादाजी से पिताजी आए, पिताजी से जो है उनके बच्चे आए, तो ऐसे इसी प्रकार से समझो ना, एक पुरानी कोशिका है, उसी कोशिका से नई कोशिका बनेगी, फिर उस नई कोशिका से फिर कोई दूसरी कोशिका बनेगी। तो यही क्या हुई? कोशिका का विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन हुआ, ठीक है। तो ये कोशिका से दूसरी, यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक परिवार है, परिवार की जमीन है, ठीक है, उसमें दो भाई, मतलब कि पहले परिवार है उसके बाद जमीन है, ठीक है। अब जो पुरानी जमीन है ना, उसी से तो नई जमीन बनेगी। कैसे? उसमें दो हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाए, मान लो दो भाई हैं तो दो हिस्से हो जाएंगे, तो एक को अलग मिली, एक को अलग, तो अलग अलग जमीन हो गई, यानी कि दो अलग अलग कोशिकाएं बन गई। ठीक, ऐसे कोशिका समझ लो, ठीक है। अलग अलग मतलब पुरानी से नई बनना, पुरानी से नई बनना, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई? कोशिका विभाजन हुआ। इसी को हम बोलते हैं कोशिका का विभाजन, ठीक है। आगे चलिए, इसी में जो पॉइंट में जैसे लिखा हूँ एज इट इज, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। पेपर में भी आपको ऐसे लिख के आना है। जिस कोशिका में विभाजन होता है उसे मातृ कोशिका या जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? जिस कोशिका में, बात समझो, जिस कोशिका में विभाजन होता है, जो कोशिका होती है और जो मेन कोशिका होती है उसमें जब विभाजन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मातृ कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? मातृ कोशिका। मान लो ये कोशिका है, ठीक है, अब इसी को विभाजन होकर जो है नई कोशिका बननी है, तो हमारी ये जो कोशिका हुई ये क्या हुई? ये हमारी जनन कोशिका या मातृ कोशिका हुई। क्या हुई? जनन कोशिका या मातृ कोशिका होगी, ठीक है। नई कोशिका को क्या कहते हैं? अब इससे मान लो कोई नई कोशिका ये बनी गई है, हमारी ये कोशिका हमारी कोई नई कोशिका बनी है, ठीक है। तो ये जो दो बनी है नई कोशिकाएं, ये हमारी क्या होंगी? इन्हें बोलेंगे संतति कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? संतति। संतति, संतति से आपको समझ में आ रहा? संतान, संतान यानी कि डॉटर सेल। क्या इन्हें बोलते हैं? डॉटर सेल इन्हें बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, या संतति कोशिकाएं बोलेंगे, या फिर डॉटर सेल कहेंगे, ठीक है। डॉटर सेल या संतति कोशिकाएं कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? डॉटर सेल या संतति कोशिका कहते हैं नई कोशिकाओं को। अब नेक्स्ट चलते हैं कोशिका विभाजन के प्रकारों के ऊपर, कि कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। तो कोशिका विभाजन में आपका सबसे पहले आएगा सूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? सूत्री विभाजन। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं ये भी आपको ध्यान रखना। अन्य से किस नाम से जानते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि जो हमारी समसूत्री विभाजन होता है वो उसे क्या क्या नामों से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें के लिए आपका एक तो उसका हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? समसूत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है इससे डायरेक्ट, क्योंकि इसके सिनोनिम्स नाम होते हैं ना। सूत्री विभाजन को ही समसूत्री कहते हैं, और इसी को ही इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं, और इंग्लिश को ही हिंदी में लिख के देगा माइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इस प्रक्रिया में, अब देखो इंपॉर्टेंट है, इस प्रक्रिया में एकमात्र कोशिका। अब मातृ कोशिका क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, मातृ कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिका, एकमात्र कोशिका कितने? दो। ये पड़े दो संतति कोशिकाएं, दो संतति कोशिका बनाती हैं, दो संतति कोशिका बनाती, ठीक है। इसे समझो, इस प्रक्रिया में एकमात्र कोशिका दो संतति कोशिका बनाती है, जिसमें क्या होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो संख्या समान रहती है। कैसे रहेगी? समान रहेगी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो ऐसे पूछा जाएगा, एकमात्र कोशिका से दो कोशिकाएं जो है किसमें बनती हैं? तो सूत्री विभाजन में बनती है। तो आप डायरेक्ट लगाओगे, राइट आंसर आपका सूत्री विभाजन। नेक्स्ट आपका है, देखो मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मेहनत किया है इस लेक्चर को तैयार करने के लिए, इस कंटेंट को छाड़ के अच्छा कि आपको आसानी से समझ में आए तैयार करने, तो इसके लिए आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब दूसरा इसमें आप बात करते हैं सूत्री विभाजन। अब सूत्री विभाजन तो आपका हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कोशिका चक्र क्या होता है।
ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका चक्र क्या होता है, यह तीन भागों में होता है। कितने भागों में? 3 भागों में कोशिका चक्र होता है ये, ठीक है। सेल साइकिल बोल सकते हैं, वो 3 भागों में होता है। चलते आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए 3 भाग जो मैंने आपको बताए, जिसमें कि पहला भाग हो जाएगा विभाजांतरल, और इंग्लिश में जो लिखा है इंटरफेज, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश भी याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। विभाजांतरल, ठीक है। दूसरा है आपका डिवीजन प्रवस्था या डिवीजन फेज बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कोशिका द्रव विभाजन। ये 3 स्टेप में जो है आपका कोशिका विभाजन होता है। कहने का मतलब ये 3 स्टेप होते हैं, इन्हीं 3 स्टेप में आपका कोशिका जो है विभाजित हो जाती है। एक होता है विभाजांतरल, एक होता है विभाजन प्रवस्था, एक होती है कोशिका द्रव का विभाजन लास्ट में। तो ये 3 होती हैं, ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहले कौन सा आता है? तो सबसे पहले आता है आपका विभाजांतराल। विभाजांतराल जो होता है जिसे हम बोलेंगे इंटरफेस। तो ये देखिए क्या होता है, सबसे पहला हमारा पॉइंट जो बनेगा वो यही बनेगा, विभाजांतराल, ठीक है। तो इसमें अब देखिए क्या होता है कि यह जो होता है विभाजन चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है। किसी देखो कोशिका विभाजन जो होती है उसका जो है सबसे जो लंबी बात करें, सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होगी? तो वो हमारी जो 3 मैंने बताई थी, एक विभाजांतराल, विभाजन प्रवस्था, कोशिका द्रव विभाजन, उसमें से सबसे जो लंबी होने वाली है तो वह विभाजांतराल होती है, ठीक है। यह लगभग अगर बात करें तो लगभग ये 90% का इसी का पार्ट होता है, ठीक है। 10% ही रह जाता है, बाकी सब जो है यहाँ पर देखो वो कहते नहीं कि कोशिका जब विभाजन होती है, ठीक है, समझो कोशिका जब विभाजन हो रही होती है उसके पहले, अब वैसे ही जैसे जब शादी होती है तो शादी होने से पहले तैयारियां कितनी होती हैं, ठीक है। और सारी तैयारियां पहले से करनी पड़ती हैं, उससे पहले सारी चीज़ें देखे होना पड़ता है, लड़का लड़की को देखना, ये सब चीज़ें जो गोद भराई, ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो तमाम सारी, तो ये सब और बाकी सब सामान वगैरह ये सब पहले लाया जाता है। और बाद में खाली शादी का एक ही दिन तो होता है, बस जाते हो चले आते हो, ठीक है। तो यही समझो वो सारा कार्यक्रम जो है, वो जितना कार्यक्रम होता है शादी से पहले वाला, वो विभाजांतराल यानी कोशिका विभाजन के पहले जितना भी कार्यक्रम होने है, कोशिका विभाजित होनी है, ये सारे चीजें वो सब इसी फेज के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसी विभाजांतराल जो है इसी के अंतर्गत पूरा होगा, लगभग 90% कार्य, ठीक है। बाकी का 10% रहेगा वो दूसरे मुंह में होगा, ठीक है। अब इसमें सब जो विभाजांतराल में क्या है, ये सबसे लंबी प्रवस्था उन्होंने आपको बता ही दी, ठीक है, एग्जाम्पल से, ठीक है, इसे भूलोगे नहीं, ठीक है। अब इसमें भी 3 होती है, इसमें भी 3 होती है, समझो इसमें भी 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? एक जीवन होता है, जीवन को बोलते हैं जीवन प्रवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकीय पदार्थों की वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, जो कोशिका के जो पदार्थ होते हैं, जो कोशिका में पदार्थ पाए जाते हैं उनमें वृद्धि होती है। भाई जब 1 से 2 होना है तो कोशिका के लिए जो उसमें न्यूक्लियस होगा, ये सब चीज़ें होती हैं, उसका जो मैट्रिक्स होगा, ये सब क्या होगा, ये सब डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्रोटीन है, RNA है, इन सब का सिंथेसिस होने लगेगा, यानी ये सब बनने लगेंगे पहले से ही, जीवन फेज में ही क्या होगा, ये सब बनने लगेंगे, ठीक है, कोशिका के अंदर। उसके बाद जो होगा दूसरी स्टेज आएगी उसी के अंदर, विभाजांतराल के अंदर, वो आएगी असमन स्टेज या बोले या फिर यश प्रवस्था बोले, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें DNA का क्या होगा, संश्लेषण होगा, क्या होगा, संश्लेषण होगा, द्विगुणन होगा, यानी संश्लेषित भी होगी और इसका डुप्लीकेशन भी होगा, डुप्लीकेशन भी इसी में हो जाएगा, डुप्लीकेशन भी होगा इसी में, ठीक है। और क्या होगा, विधि से होता है, द्विगुणन विधि से जो है इसका सिंथेसिस होने लगता है। आप लोग देखे होंगे वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, जब आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में या इंटर में भी आपका लोगों में होगा, दोनों लोगों में अगर आप पढ़े होंगे सही से, ठीक है। बॉटनी में भी आपका था और आपका जूलॉजी में भी है, ठीक, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल। तो उसमें द्विगुणन की विधि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जिसके कारण गुणसूत्र दोहरे आकार के हो जाते हैं, जिसके कारण जो होते क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, वो कैसे हो जाते हैं, वो दोहरे आकार के हो जाते हैं, यानी कि मोटे हो जाते हैं, ठीक है, डबल हो जाते हैं सब, ठीक है। देखो जब डिवीजन होना है तो सब क्या करेंगे, सिंथेसिस होगा, डुप्लीकेशन होगा, द्विगुणन होंगे, डुप्लीकेशन होगा, ये सब चीजें गुणसूत्रों में होता रहेगा। नेक्स्ट इसकी अवस्था जो आती है वो है G2 प्रवस्था। नेक्स्ट आती है G2 प्रवस्था, ठीक है। अब
किताबों में कुछ अलग भी तुमको मिलेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे सॉलिड है, ठीक है। ये कई सारी किताबों से मैं देख के बनाया हूँ और ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो जो किताबों में है उसमें कई सारी कुछ अवस्थाएं आगे पीछे होंगी या इस तरह दी गई होंगी, तो उसके चक्कर में आपको कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। आपको मैं जो मैटर दे रहा हूँ 100% सॉलिड है। आपके जो एनसीईआरटी है उसी से मैं पूरा बढ़िया से छाट के तैयार किया हूँ, ठीक है। तो आप इससे निश्चित रहिएगा, क्योंकि आपकी किताबों में ऐसा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पढ़े तो बाद में कैसे आपने ये वाली अवस्था नहीं बताई थी, ये आपने नहीं बताया, भूल गए, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको किसी प्रकार का शंका सय कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। संशय नहीं होना चाहिए किसी बात में आपको। तो यहाँ पर देखिए G2 प्रवस्था क्या होती है, विभाजन की, ये कैसी होती है, विभाजन की वास्तविक तैयारी हो जाती है। अब ये सब हो गया, देखो कोशिका के लिए पहला अवस्था थी जिसमें कोशिका द्रव वगैरह सब बढ़ गया, प्रोटीन वगैरह सब बन गई। दूसरे में क्या, गुणसूत्र वगैरह बढ़िया से सिंथेसिस हो गए सभी, ठीक है। दुगड़न आकार से बढ़िया मोटे हो गए, दोहरे हो गए। उसके बाद G2 आई, अब ये क्या कहेगी, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, मैं क्या तैयार हूँ कोशिका विभाजन के लिए, ठीक है। ये G2 फेज अवस्था कहेगी। तो ये हमारी पूरा इंटरफेस कवर कर लेगी। अब चलते हैं दूसरा जो हमारा फेज था कोशिका चक्र का, तो वो है कोशिका प्रवस्था, विभाजन प्रवस्था, आपका जो विभाजन प्रवस्था आएगी, विभाजन प्रवस्था। अब इसमें क्या होता है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। किसमें, 4 भागों में बांटा जाता है। और वो भाग कौन कौन से होते हैं चारों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों भाग कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक होती है पूर्वावस्था, कैसी होती है, पूर्वावस्था होती है। दूसरी होती है मध्यावस्था, चौथी होती है आपकी पश्चिमावस्था, एक होती है लास्ट होती है अंत्यावस्था, ठीक है। तो ये तो आपके हिंदी में हुई, ठीक है। इनको इंग्लिश में आपको याद रखना होगा, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको कभी कभी इंग्लिश में ही आपको दिया गया जाएगा, ठीक है। अब इसको पूर्वावस्था को बोलते हैं प्रोफेज। अभी आपको उनको ट्रिक बता देंगे, आसानी से याद हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, फिर होती है एनाफेज। पश्चावस्था को हम एनाफेज बोलते हैं, टीलोफेज, ठीक है। इनकी ट्रिक कैसे रहेगी, ट्रिक याद रखना, PMAT ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब आपको ये याद हो जाएंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा आपको, ठीक है। यही अवस्थाएं होती चारों, इसी में यह जो है डिवीजन होता है, इसी में आपको डायग्राम बनाना होता है। सब चीज़ें आपको बता दूंगा, डायग्राम भी बहुत बढ़िया सा छाट के लाए हुए आपको आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो ये हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इसमें किसके अंदर विभाजन प्रवस्था में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। चलते हैं इसको डिटेल में। अब देखो यहाँ पर मैंने बात की पूर्वावस्था की, सबसे पहले पूर्वावस्था। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, तब आपको बात करता हूँ, ताकि आपको आसानी से और समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा जल्दी याद होता है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर बात की है समसूत्री विभाजन की, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा सबसे पहला जो हमारा फेस रहेगा वो क्या है, इंटरफेज, जो मैंने आपको बताया विभाजांतराल, ठीक है। ये हम देखिए, यहाँ पर केंद्रिका है, कोशिका भित्ति है, पहली वाली कोशिका भित्ति होगी, उसके अंदर वाली कोशिका झिल्ली होती है, ये जीवद्रव्य होता है, ये न्यूक्लियोद्रव्य होता है। मैंने सब लिखा नहीं हूँ ताकि ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा, लेकिन आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हो, ठीक है। ये केंद्रिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। ये सब आप समझ सकते हो क्या क्या है, ठीक। ये हमारे इतने सारे इसमें चीज़ें पड़ी हुई है इंटरफेस में, ये सब द्विगुणित हो चुकी है, ये सब ऐसे करके इसको दर्शा देना है। अब चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहले आपको बताया था विभाजन प्रवस्थाओं में सबसे पहली आई थी प्रोफेज, ठीक है। ये विभाजांतराल हो गया, ये हमारी जो विभाजन प्रवस्थाएं थी उसके अंदर प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या है, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये केंद्रक कला है, ये गुणसूत्र है। अब इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कुछ, कि इसमें क्या हुआ है कि जो आपकी न्यूक्लियस कला है, ठीक है, न्यूक्लियस कला गायब हो चुकी है, ठीक है। आपकी जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सभी जो चीज़ें आपकी गायब हो चुकी है, देखिए यहाँ पर
ठीक है। आपको यहाँ पर देखो ये सभी चीज़ें जो है आपको गायब हुई दिखाई देगी। केंद्रिका जो है वो डिसअपेयर यानी कि गायब होती हुई दिखाई देगी, मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, यानी कि गायब होने लगेगी। गुणसूत्र और मोटे होने लगेंगे। गुणसूत्र आपको मोटे होते हुए दिखाई देंगे, तो ये मोटे होने लगते हैं प्रोफेज में। उसके बाद क्या होता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या, अभी आपको जब थ्योरी बताएंगे ना तो और समझ में आएगा। आपको सिर्फ चित्र दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें, ऐसे देखो ये आती है आपके ध्रुव, इसमें क्या होते हैं तंतु बनना स्टार्ट होते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं बीच में आ जाते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में एक प्लेट बन जाती है। ऐसे ऐसे एक प्लेट बन जाएगी और इसी प्लेट पर जो ये सभी अरेंज हो जाते हैं, बीच वाली प्लेट पर ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो इधर इधर जो आपको डैश दिख रहे हैं ये सब है हमारे तंतु होते हैं, ठीक है, स्पिंडल जिसे बोलते हैं। तो स्पिंडल या तंतु का निर्माण हो जाता है और इन्हीं तंतुओं के बीचों बीच में ये आ जाते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र आ जाते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम के जो 20 सेंटर होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम होता है हमारा कोई, मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। ये होगा एक ये, तो ये हमारा सेंट्रोमियर होगा, ये क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये होगा। और देखो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, देखो गुणसूत्रों का जब अध्ययन किया जाता है तो किस प्रवस्था में किया जाता है, तो इसी प्रवस्था में किया जाता है मेटाफेज में, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और दूसरी चीज पूछा जाता है कि किस प्रवस्था में गुणसूत्र एक मध्य पटलिका पर आ जाते हैं या फिर ऐसे मिडिल प्लेट पर आ जाते हैं, ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कौन सी प्रवस्था होती है, तो हमारी मेटाफेज होती है। कौन सी? मेटाफेज। तो ये हमारी होती है मेटाफेज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारी है एनाफेज, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था PMAT, ठीक है। प्रोफेज मैंने बता दिया, मेटाफेज, एनाफेज। अब एनाफेज पे आ चुके हैं। अब एनाफेज पे क्या होता है, ये तंतु जो होते हैं, ठीक है, तंतु आपको ऐसे दिखाई देंगे और गुणसूत्र जो होते हैं ये ध्रुवों पर आ जाते हैं। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ये ध्रुव, ये हमारा क्या था, ध्रुव था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो बीच में थे गुणसूत्र वो हमारे यहाँ पर ध्रुवों पर आ जाते हैं। कहाँ पर? ध्रुवों पर आ जाएंगे गुणसूत्र, ठीक है। जब ध्रुवों पर आ जाते हैं तो इनके बीच में जो है डिफरेंस हो जाता है, मतलब दूर दूर खिंच जाते हैं, मतलब कि ऐसे दूर दूर खिंच जाते हैं, ठीक है। तो ये बीच में तंतु ऐसे बने होते हैं, तंतुओं के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इनके बीच में थोड़े थोड़े रेसे बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके समझ जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें आपको दर्शाने की जरूरत है नहीं कि कोशिका द्रव है, सब चीज़ें आपको नहीं बताना है। सिर्फ आपको जो कोशिका विभाजन के बारे में आपको बताना है, तो बस इतना भी लिखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो प्रवस्था आती है जिसको बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, अब जो हमारी प्रोफेज में हुआ था, जो कुछ हमारे प्रोफेज में गायब हुआ था, समझ लो, जो कुछ हमारे प्रोफेज में गायब हुआ था वो सब हमें टीलोफेज में मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर केंद्रक जो है तो वो बहुत मोटे होने लगे थे, ठीक है, पतले से मोटे हुए थे, तो यहाँ पर क्या होंगे, मोटे से पतले होने लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर केंद्रिक कला जो हमारी केंद्रक कला जो थी, ठीक है, केंद्रिका थी, केंद्रक कला थी, ये सभी चीजें जो है हमारी फिर से आने लगेंगी, यानी जो हमारी वापस हो गई थी, गायब होने गई थी, वो हमारी क्या होंगी, फिर से अपीयर होने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी। तो वहीं पर देखो यहाँ पर पुत्री जो ये दोनों केंद्र के जो इधर गुणसूत्र गए थे वो कुछ इधर गए थे, ये एक कोशिका ये बन जाएगी, एक कोशिका ये बन जाएगी, और इनके गुणसूत्र वगैरह सब फिर से बढ़िया से नॉर्मल होने लगेंगे। इनकी कोशिका जो केंद्रिका है वो अपीयर होने लगेगी, गायब हो गई थी वो आने लगेगी, यहाँ पर भी आने लगेगी, ठीक है, ये सब बढ़िया से बन जाएंगे, ठीक है। यही इनमें होता है आपका टीलोफेज में, और ये सबसे छोटी, एक प्रकार से कहते हो सबसे छोटी अवस्था भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चले अगर, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे, तो नेक्स्ट आपका है कोशिका द्रव विभाजन, जो मैंने 3 बताया था, विभाजनांतराल, विभाजन व्यवस्था और कोशिका द्रव विभाजन। अब देखो सब कुछ तो वहां पर बन गया था, 2 पुत्री सेल जो है या संतति कोशिकाएं बन चुकी थी। अब क्या होता है यहाँ पर जो है, जो पुत्री कोशिकाएं थी उनके बीच में जो है ऐसे ऐसे जो है ये प्लेट बन जाती है उनके बीच में, ठीक है, वो जिसे बोलते हैं कोशिका पट्टिका, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका पट्टिका बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये कोशिका पट्टिका बनती है इसमें सहायता करते हैं आपके गाल्जी बॉय, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मदद करता है, ये सभी के मिश्रण से बनते हैं, ठीक है। इसमें जो कैल्शियम जो होते हैं, कैल्शियम का इसमें काफ़ी रोल होता है इसको मतलब कि बिल्ड करने में। जब ये बिल्ड हो जाएगी तभी तो इसका जो है कि ये जो
कोशिका द्रव्य था वो भी तो बटेगा आपस में, इसीलिए नाम क्या दिया, कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कोशिका के द्रव्य का विभाजन यहाँ पर हो रहा है। केंद्रक न्यूक्लियस ये सब तो पहले हो चुके हैं टीलोफेज में, लेकिन यहाँ पर विभाजन किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य का। तो यहाँ से कटेगा ना, पीछे बीच में प्लेट एक पड़ेगी, ठीक है, तो इसके द्वारा ही अलग अलग हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको चित्र के से बता दिया कैसे कैसे आपको करना है, और चित्र जरूर बनाना है, ठीक है, चित्र जरूर बनाना है। अब चलते हैं, अब आपको बताते हैं कैसे कैसे आपको यहाँ पर मैंने जो बताया है आपको वही यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलते हैं पहले क्या है हमारा, केंद्रक कला धीरे धीरे स्पष्ट अस्पष्ट और गायब होने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया था केंद्रक कला जो होती है वो धीरे धीरे गायब अस्पष्ट होने लगती है, या केंद्रिका भी जो है आपकी गायब होने लगती है, ठीक है। और क्या है, कुंडलित और पतले क्रोमैटिन दिखाई देने लगती है, ठीक है, कुंडलित और जो पतले क्रोमैटिन होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र क्रोमैटिन जाल, जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे केंद्रक कला जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो ये गुणसूत्र होते हैं ये इसे बोलते हैं क्रोमैटिन धागा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाल जो होते हैं संघनित यानी मोटे, ठीक, मोटे और स्पष्ट हो जाते हैं, यानी कि मोटे होने लगते हैं और संघनित हो जाते हैं पूर्वावस्था में। नेक्स्ट आपका मध्यावस्था, ठीक है, मध्यावस्था में क्या होता है, केंद्रिका जो है वो गायब हो जाती है, मतलब इसमें बिल्कुल ही गायब हो जाती है, इसमें तो अस्पष्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन इसमें पूर्णतः गायब हो जाती है मेटाफेज में। और क्या होता है, तुर्क जो होते हैं आपके स्पिंडल, तर्कु या फिर स्पिंडल जो होते हैं वो आपके स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको मेटाफेज में ये स्पष्ट हो जाओगे, ये तंतु जो है वो ध्रुवों से आपको दिखाई देने लगेंगे, मतलब स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र इस समय एक विशेष क्रम में तुर्कों की मध्य रेखा पर, जो तुर्क थे यहाँ पर, ये जो तुर्क थे इनकी मध्य रेखा यानी कि बीच पर, सेंटर पर जो है जो आपके क्या होंगे, सज जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं, ठीक है, सज जाते हैं या फिर आ जाते हैं। गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से इसी अवस्था में दिखाई देते हैं, मतलब सबसे स्पष्ट, यानी गुणसूत्रों का अगर अध्ययन करना है किसी में कितने गुणसूत्र हैं, क्या है उसका स्ट्रक्चर, वो इसी प्रावस्था पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देते हैं, मोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपकी पश्यावस्था में क्या है कि आपका गुणसूत्रों के जो दोनों क्रोमैटिन्स होते हैं, जिन्हें अब मोनोवैलेंट गुणसूत्र कहा जा सकता है, ठीक है। अपश्यावस्था जो एनाफेज होता है, अब एनाफेज देखिए यहाँ पर देखो, इसके जो गुणसूत्र मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपको गुणसूत्र ऐसे कुछ होता है आपका, ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ के लिए, ऐसे यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, तो इसमें कैसे 4 होते हैं, ठीक है, तो इसके वाले अलग अलग हो जाते हैं, ये ऐसे होते हैं कुछ, ठीक है, तो ये एक हिस्सा अलग हो जाएगा, एक हिस्सा इसका अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, तो इसी को होते हैं मोनोवैलेंट। क्या मोनोवैलेंट गुणसूत्र कह सकते हैं, ठीक है। ये कैसे हो जाते हैं, मोनोवैलेंट हो जाते हैं, जुड़े हुए मोनोवैलेंट गुणसूत्र, जुड़े हुए मोनोवैलेंट गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि मोनोवैलेंट जो हमारे गुणसूत्र थे, यानी कि यहाँ एक बार यहाँ पर मैं क्लियर और बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अब एक तो बनेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा, एक तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब एक तो अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, ये अलग, ये एक ध्रुव पर एक दूसरे ध्रुव पर, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये क्या हुए, ये दोनों अलग अलग खिंच जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये एक इधर खिंच गया है, एक इधर खिंच गया, ठीक है। और यह सबसे छोटी प्रावस्था होती है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपका एनाफेज जो सबसे छोटी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, वो एनाफेज जो है सबसे छोटी प्रावस्था होती है, इसे याद रखिए। सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी होती है, तो आपकी है वो क्या, पश्यावस्था सबसे छोटी होती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी है, लास्ट जो है हमारी प्रावस्था वो कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए अंत्यावस्था आती है, जिसे बोलते हैं हम टीलोफेज, क्या बोलेंगे इसको, हम टीलोफेज बोलेंगे, ठीक है, अंत्यावस्था जिसे हम टीलोफेज बोलेंगे।
इसमें क्या होता है कि केंद्रिका और केंद्रक कला फिर से दिखाई देने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोफेज में होता है गायब होने लगते हैं, इसमें दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट पूर्वावस्था क्या होती है, उल्टा होती है। जैसा जैसा हमारे पूर्वावस्था में होता है वो इसका जस्ट उल्टा होने लगता है यहाँ पर अंत्यावस्था में, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्रुवों के स्थान पर एक संतति कोशिकाएं यानी संतति केंद्रिका बन जाते हैं, ठीक है, संतति केंद्रक बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारे थे क्या, ये संतति केंद्रक बन चुके हैं ये अलग अलग, ठीक है। यही बोलते हैं संतति पुत्री केंद्र या पुत्री केंद्रक जो है आपके बन जाते हैं दोनों तरफ अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया कि अलग अलग जो है केंद्रक बन चुके हैं। तो वो कहाँ पर होते हैं, वो टेलोफेज में होते हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की है इस लेक्चर के लिए, कम से कम 4 घंटे इसके लिए हम तैयारी की है इसके लिए, क्योंकि इसको लिखना, इसको छांटना सभी जगहों से, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा अच्छा करेंगे तो और भी इससे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को सपोर्ट रहा तो आप लोगों के लिए ऐसे भी अच्छा अच्छा जो है कंटेंट आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। जैसे बॉटनी है आपकी, जियोलॉजी, वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखे, कैसे लिखे, ऐसे फॉर्मेट में आपको मैं कंटेंट देने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से लिख भी पाएंगे, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो अलग अलग ध्रुवों पर यह जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। देखने वाले हैं कोशिका द्रव विभाजन। अब कोशिका द्रव विभाजन जो होता है वो लास्ट साइकिल होती है जो कोशिका चक्र की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब पादप कोशिकाओं में समानता कोशिका द्रव्य क्या होता है, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन एक नई बनाने वालों कोशिका पट्टिका बनने वाली कोशिका पट्टिका द्वारा होता है। जो कोशिका पट्टिका बनती है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये जो बनानी बनी है ये कोशिका पट्टिका है। जो केंद्रक है वो पहले ही बढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो कोशिका द्रव है इसको बांटने के लिए जो बीच में क्या बनती है, कोशिका पट्टिका बनती है, ठीक है। ये किस में बनती है, पादप कोशिकाओं में। किसमें, पादप कोशिकाओं में समानता कोशिका द्रव को विभाजन एक नई बनने वाली कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपका याद रखना, इसका निर्माण कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स के कारण होता है। पेक्टिन जो होता है उसी से बना है, पेक्टेट द्वारा होता है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का योगदान होता है, इसी के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है, ठीक है। यह बाद में यह क्या होता है, बाद में या मध्य पटलिका या फिर मिडिल लेमिला भी इसे बोलते हैं। मिडिल लेमिना जो है इसी को बोलते हैं, जिसे मध्य पटलिका में बदल जाता है, ठीक है। कोशिका पट्टिका जो होती है मिडिल लेमिना में बदल जाती है और संतति कोशिका अलग अलग बढ़ जाती है, और संतति कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, यानी कि जो संतति कोशिकाएं होती है वो अलग अलग बिखर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोशिका पट्टिका यानी कि कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट बनने में, जो कोशिका पट्टिका बनती है इसको बनने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है और गाल्जी बॉडी जो होती है का योगदान होता है। इन सभी से मिलकर जो है तैयार होती है हमारी कोशिका पट्टिका, ठीक है। तो ये हमारा कोशिका द्रव विभाजन होता है। आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद करना है, इससे ज़्यादा बस इतना आपको याद रखना है, इतना लिख देना, ये चित्र बना देना, आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके महत्व की। अब महत्व भी आपको याद होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इससे 2 नंबर में या 4 नंबर में समसूत्री विभाजन के महत्व लिखिए, 4 महत्व आपको लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है कि मात्र कोशिका के समान गुण वाली संतति कोशिका, मात्र कोशिका के समान गुण वाली संतति कोशिका होती है। माने कि जो मात्र कोशिका जितने होती है उतने ही समान गुण जो होते हैं, मतलब मात्र कोशिका में जितने गुण होते हैं, मान लो उसके अंदर 5 गुण है तो उतने ही 5 गुण हमारे जो होते हैं, जो बनने वाली न्यू संतति कोशिका होगी उसमें ही उतने गुण होंगे, ठीक है। जैसे जैसे गुण मात्र कोशिका में होंगे उतने ही इसमें होंगे, दोनों सेम गुण रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये। नेक्स्ट है शरीर के अनेक कायिक। अब यहाँ पर कायिक की बात की गई है, ठीक। कायिक कोशिकाओं में यह विभाजन जीवन चक्र में अनेक बार होता है, यानी कि जो कायिक विभाजन होता है, आदमी जो मोटा होता चला जाता है, मान लो कोई
आदमी जब तो मोटा हो जाता है, ठीक है, कोई तुमको घाव होता है वो आदमी भर जाता है, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, कहीं कट जाते हो भर जाता है, ये सब कहाँ पर है, ये सब कायिक कोशिका विभाजन होता है। तो कायिक कोशिका विभाजन में हमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा समसूत्री विभाजन होता है, उसी को बोलते हैं कायिक विभाजन। वहीं पर जब अर्धसूत्री की बात करें तो सिर्फ और जर्म सेल में होता है। जैसे कि आपका जो है जो जर्म सेल होती है, यानी जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, युग्मनज बनने के लिए वहाँ पर जो है तो वहाँ पर बनने के लिए हमारा जो है, आज पता नहीं क्यों अचानक से हिचकी आने लगी है, ठीक है, तो थोड़ा आपको शायद अच्छे ना लग रहा हो वीडियो में, ठीक है, तो इसे थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है, बस थोड़ा ही बचा है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इससे कायिक कोशिकाओं में यह विभाजन चक्र अनेक बार होता है, ठीक है। जो कायिक विभाजन मतलब कि है, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल जो होती है बॉडी जो होती है, उसमें जो कोई मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, सब चीज़ें में क्या है, कोशिका का ही रोल होता है। कोशिका जब डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है तो ये सब कायिक में हो जाएगा, ठीक है। और जो है कहीं आपको कट जाते हो, घाव लग जाता है, वो सब धीरे धीरे हील हो जाता है, वो सब कोशिका विभाजन होता रहता है। वो कौन सा होता है, तो समसूत्री विभाजन ही वहाँ पर होता है, ठीक है। और क्या बात है, पूर्ण कोशिका विभाजन, ये क्या है, पूर्ण कोशिका विभाजन में केवल 2 संतति कोशिकाएं बनती है। कितनी, केवल 2। एक कोशिका से 2 बनती है, यानी कि एक सेल से हमारे पास एक सेल होती है, उससे हमारी 2 कोशिकाएं बनती है। एक सेल है तो इससे हमारी 2 कोशिकाएं बनेंगी और दोनों समान होंगी। कैसी, समान गुण, जितना गुण इसके पास होगा उतना ही गुण इसके पास नहीं। जितने की इसके पास अगर 23 गुणसूत्र है तो इसके पास भी 23 गुणसूत्र होंगे, इसके पास भी 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक, समान होते हैं। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, कोशिकाओं की संख्या वृद्धि करने के लिए, ठीक है, कोशिकाओं की संख्या वृद्धि होनी है शरीर में, तो भी आपका क्या होगा, समसूत्री विभाजन ही वहां पर होगा। तो ये हमने टोटल जो आज की बात की इस वीडियो में, ठीक है। देखो अर्धसूत्री में ज़्यादा आप कुछ बचा नहीं है, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छा बस जो है आपका जितना भी आपको बताया ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी कि जो हम आपको बता चुके हैं, अभी क्या बताए हैं आपको, PMAT बता चुके हैं, PMAT हमको हम बता चुके हैं, ठीक है। इन्हीं अवस्थाओं में सिर्फ जैसे आपको बताया है, सेम टू सेम सारी अवस्थाएं यही है, सेम टू सेम। बस क्या होता है वहां पर प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज की सब जो होती है, इसके अंदर भी 2-4 जो है स्टेज होती है, उसको मैं आपको याद करा दूंगा। बहुत शानदार ट्रिक है, ले जा परदेसी दिल दीवाना, बहुत शानदार ट्रिक है। उससे आपको मैं पूरा यही जो मैंने आपको बताया ना, ले जा परदेसी दिल दीवाना, इसी ट्रिक पर पूरा आपका अर्धसूत्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो जो है वो मैं फ़ोन से ही एडिट करता हूँ, ज़्यादा अगर हो जाएगा ना तो एडिट करने में प्रॉब्लम आती है ना, इससे हैंग करने लगता है फ़ोन, तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका महत्व वगैरह मैंने सब बता दिया है। अब इसको आपको है तैयार करना है आसानी से, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपको तैयार करना है और इसको नोट कर लेना है, ठीक है। नोट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा मस्त बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा ही लगा होगा, आई होप, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको डायरेक्ट भी मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।